नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास संक्रामक रोग सुनकर आप भाग मत जाइएगा कि 2 दिन से आपको संक्रामक रोगों की क्लास मिल रही है, क्योंकि वो क्लासेस इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन आज की क्लास और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मेन क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जो क्वेश्चन आपको हिला देते हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दिख रहा होगा बोर्ड पर, चेचक रोग फैलता है। अब इसमें समय पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आंसर तो तभी दे पाओगे जब आप पढ़ोगे उसको। तो आज की क्लास में हमारे जो प्रश्न होंगे वो इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। किससे होंगे प्रश्न? कारक हो सकते हैं कि रोग के कारक क्या हैं या वाहक क्या हैं। ठीक है, वाहक से प्रश्न होंगे, लगभग रोगों के वाहक आपको पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो जल से फैलने वाले हैं संक्रामक रोग, उनकी किसी की बात नहीं करेंगे, वो आप वहीं पढ़ेंगे जाके, जो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जल से फैलने वाले जो आपके संक्रामक रोग हैं, हैजा है, टाइफाइड है, या फिर कह सकते हैं पेचिस है, तो अतिसार है, ये सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं जल से फैलने वाले संक्रामक रोगों में। आज जो हमारे प्रश्न होंगे वो होंगे छोटी माता, बड़ी माता, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इसके साथ साथ डिप्थीरिया के होंगे, क्षय रोग के प्रश्न होंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझसे यहाँ पर बने हैं, मैंने हर एक प्रश्न बनाने की कोशिश की है। और कुछ प्रश्न रह भी जाते हैं, आप जानते हो 25 में हमें समेटना होता है क्लास को। तो ऐसा नहीं है जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन की मान लो 125 की सीरीज़ लेकर आएंगे, जब अभी तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं भाई। यहाँ पर टॉपिक वाइज हम सिलेबस ही तो कंप्लीट कर रहे हैं एक हिसाब से, बस यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं, थ्योरी ना पढ़ के। तो हम जब बड़ी क्लासेस करेंगे जिसमें हम 125 की प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहाँ हम रहे बच्चे क्वेश्चंस को भी, क्योंकि ये सारे नोट्स मेरे पास तैयार हैं, तो मुझे कहीं ढूंढना तो है नहीं। ये नोट्स से मैं आपको जो क्वेश्चन रह जा रहे हैं वो मेरी नज़र में है, मैं उनको आपको करा दूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास पे। अच्छा लगे तो भाई सभी लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, चेचक रोग, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चेचक को हम क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। फैलता है किस महीने में, ये बताना है। ए ऑप्शन है दिसंबर से मई जून तक। ओके, दूसरा है मई से जून जुलाई तक। सी ऑप्शन है जनवरी से फरवरी मार्च तक, या फिर डी ऑप्शन है अप्रैल से मई जून तक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो रोग है ये फैलता है बच्चों, कब फैलता है? ये फैलता है दिसंबर से मई जून तक। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। ठीक है, इतने दिनों तक ये 6 महीने के करीब ये रोग चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब वर्षा का काल आता है, वर्षा का समय आता है, मई जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है, आपको पता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो रोग है कब समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो ये रोग जो है समाप्त होता है कब? वर्षा काल में। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, ये रोग जो होता है वर्षा काल में समाप्त हो जाता है। ओके, वर्षा काल में, ये नोट कर लेना। क्या ये पॉइंट आपको पता था चेचक रोग के विषय में? स्मॉल पॉक्स जो है वर्षा काल में समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके लिए एक टीका लगाया जाता है। टीका अगर आपसे पूछा जाए कि टीका कौन सा है, तो टीका याद रखिएगा कौन सा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही तो मैं कह रही थी, आज की जो क्लास है 100% आपके लिए सेफ क्लास है, इसमें आपका बिल्कुल समय बर्बाद होने वाला नहीं है। तो ये है यहाँ पर क्या, एक सेकेंड, बेरी काला होगा, बेरी काला वैक्सीन। ठीक है, बेरी काला वैक्सीन से क्या होता है? बेरी काला वैक्सीन लगाई जाती है चेचक में। ओके, बेरी काला वैक्सीन लगाई जाती है चेचक में, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेचक का विषाणु व्यक्ति के शरीर के किस भाग में रहता है? ऑप्शन ए है नाक में, बी ऑप्शन है कंठ में, सी ऑप्शन है रक्त में, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होने वाला है क्या होगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि चेचक के जो विषाणु हैं नाक में भी होते हैं, गले में भी होते हैं और रक्त में भी होते हैं। ठीक है, और इसके जो वायरस, जो विषाणु होते हैं, इसके जो विषाणु होते हैं, इसकी अगर हम बात करें इस विषाणु की, तो इसकी एक समस्या है। क्या होता है? ये छींकने, रोगी जब खांसता है, छींकता है, तो उसके थूक के जो कण होते हैं,
ठीक है, वो जाकर गिरते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं मुंह पे हाथ रख के खांसो छींको, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो कण है वो निकलकर दूसरों के ऊपर गिरते हैं, और वो क्या होता है, एक तरीके का जहर होता है, कह सकते हैं विष होता है। ठीक है, एक तरीके का क्या होता है, विष होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, या फिर कोई व्यक्ति है जिसको ये समस्या है वो आपको टच कर ले। हालांकि हमने आपको बताया था जो संपर्क वाले रोग हैं, जो प्रत्यक्ष संपर्क से जो रोग होते हैं, वो हमने बताया था दाद है, खाज है, खुजली है, इस टाइप के जो रोग होते हैं वो प्रत्यक्ष संपर्क से होते हैं। बताया था, नहीं बताया था? लेकिन इस रोग को भी कभी कभी कहा जाता है कि ये भी संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके हाथों में इन्फेक्शन है वो आपको टच करेगा तो आपको होगा नहीं होगा समस्या। उसके हाथों में मान लो उसने छींका और उसको चेचक है, उसके हाथों में वो चेचक के वायरस आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है, ये पूछा जाए वायरस से फैलने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। जो चिकन पॉक्स है, सॉरी स्मॉल पॉक्स है, ओके। अच्छा, चेचक को मैंने ऊपर क्या लिखा है, स्मॉल पॉक्स, बिल्कुल सही। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है, मुझे लगा मैंने चिकन पॉक्स लिख दिया। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है पूछा जाए किससे फैलता है, तो स्मॉल पॉक्स हमेशा ध्यान रखिएगा किससे फैलता है, ये वायरस से फैलता है। ठीक है, अब वायरस अगर पूछा जाए कौन सा वायरस, किस वायरस से ये फैलता है, देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो वेरियोला वायरस से ये रोग फैलता है, वेरियोला वायरस से ये रोग फैलता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेचक रोग का उद्भवन काल कब से कब तक रहता है? क्या 8 से 12 दिन का रहता है, या 10 से 14 दिन तक रहता है, या 14 से 20 दिन, या फिर 10 से 20 दिन? आंसर दीजिए। चेचक रोग का उद्भवन काल है कब से कब तक रहता है। उद्भवन मतलब किसी व्यक्ति के आप संपर्क में आए जिसको ये समस्या थी, ठीक है, लेकिन वो लक्षण जरूरी थोड़ी ना है कि आपके तुरंत दिख जाए। वो आप में बीमारी के संपर्क में आने से जब तक लक्षण का समय दिखता है, मतलब लक्षण दिखने तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, उद्भवन काल कहलाता है। तो ये आपको बताना है कितने दिन का होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 10 से 14 दिन का होता है। लेकिन अगर आपसे एक कंडीशन दे दी जाए कि भारत में, ओके, भारत में ये जो रोग है इसकी उद्भवन अवधि कब तक की होती है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य से आंसर होगा 12 दिन। ठीक है, ये हमने बताया आपको ओवरऑल बताया आंसर, लेकिन स्पेशली भारत शब्द लिख कर आ जाए तो इसकी उद्भवन अवधि कितनी होती है, उद्भवन अवधि इसकी होती है 12 दिन की। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेचक रोग के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? ए, प्रारंभ में तेज बुखार आना, बी, सर दर्द तथा पीठ में दर्द होना, सी, रोगी की आंखें लाल होना व सुस्त रहना, या डी, उपर्युक्त सभी। तो जो चेचक के रोग के लक्षण होते हैं, आई होप इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर लगभग ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तुक्के में कभी भी नहीं जाना चाहिए, कंपटीशन कभी भी तुक्के में नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ भले ही आपने तुक्का सेट किया हो लेकिन चीज़ें पढ़कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है, मैं तो आपको यहाँ सिलेबस पढ़ा रही हूँ, सिलेबस पढ़ाने के चक्कर में मैं क्या करती हूँ, सारे टॉपिक दे देती हूँ, मतलब जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं सब दे देती हूँ और नीचे उपयुक्त सभी का डाल देती हूँ, क्योंकि मैं आपको थ्योरी क्लास तो दे नहीं रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आपको यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर नहीं है, या कुछ लोगों का है भी चंडीगढ़ बिहार वगैरह में, तो मैं चाहती हूँ उन्हें चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे ऐसे ऑप्शन डाल देती हूँ, लेकिन आयोग हो सकता है एक दो चेंज कर दे और ये भी पूछ ले चेचक रोग के लक्षण निम्न में से कौन कौन से नहीं है। अब नहीं है आ गया तो कन्फ्यूज़न होगा नहीं होगा, तो इसलिए मेरा यहाँ पर कहना ये है कि पढ़ो जरूर। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रारंभ में तेज बुखार होता है इसमें, जब स्टार्टिंग होती है, और छोटे बालकों में खासतौर से 104 से 105 तक बुखार पहुँच जाता है। ठीक है, सर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, और जो आंखें होती है लाल पड़ जाती हैं, ऐंठन होती है शरीर में, क्या होता है, ऐंठन होती है, और ऐंठन होने के कारण तबीयत खराब होने के कारण व्यक्ति कैसा, उदासीन रहता है। उदासीन मतलब कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर नहीं रहता है, और क्या है, ज़्यादा कंडीशन बिगड़ने पर उसे क्या, मूर्छा आने लगती है, और मूर्छा की कंडीशन में क्या होता है, मृत्यु का भय बढ़ जाता है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। कई बार मूर्छा आती है व्यक्ति को, इसमें चेचक रोग में, स्मॉल पॉक्स में कई बार मूर्छा आती है और व्यक्ति मर जाता है। हम लोग सोचते हैं वो अभी बेहोशी में, लेकिन वो सचमुच मर चुका होता है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है। ओके, दाने अगर पूछे जाए कैसे निकलते हैं, तो लाल मसूर की, अब मुझे लग रहा है ये वाला प्रश्न आया भी है, लाल मसूर की दाल की तरह कि पूछा गया है कि स्मॉल पॉक्स में दाने किस तरीके के निकलते हैं, तो लाल मसूर की जो दाल होती है इस तरीके के दाने इसमें निकलते हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ क्यों पूछ रही हूँ,
क्योंकि जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे दाने निकलते हैं, मसूर की दाल की तरह दाने निकलते हैं, इसमें लाल कलर के होते हैं। और शायद जो दूसरा वाला है आपका, जिसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स, छोटी माता, उसमें शायद जो होते हैं वाइट कलर के दाने निकलते हैं, छोटे छोटे, और बहुत छोटे भी होते हैं शायद में। वो हम अभी आगे प्रश्न में शायद हो तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संक्रामक रोग चेचक का वाहक है। जो संक्रामक रोग चेचक है, इसका वाहक बताना है, तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, वेरियोला वायरस, वेरिसोला वायरस, रोबडो वायरस, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें वेरियोला वायरस की, ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये वेरियोला वायरस क्या है, ये चेचक या स्मॉल पॉक्स का वाहक है। लेकिन एक ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, वेरिसोला वायरस, वेरिसोला वायरस, ये किसका वाहक है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये किसका वाहक होगा, ये होगा छोटी माता का, ठीक है, छोटी माता, छोटी माता का वाहक होगा। छोटी माता को हम क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं, ओके, चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई, एक बचा रोबडो वायरस, तो इसको ही क्यों छोड़ें। तो रोबडो अगर वायरस की बात हो तो ये क्या है, ये किसका है, ये रेबीज का है, ठीक है। ये कुत्ते के या जानवरों की लार में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इससे रेबीज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटी माता चिकन पॉक्स का उद्भवन काल रहता है। ए ऑप्शन है 10 से 14 दिन, बी ऑप्शन है 20 से 25 दिन, सी ऑप्शन है 14 से 16 दिन, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। छोटी माता जो कि चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं, इसका समय आपको बताना है कितना रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 14 से 16 दिन का ये माना जाता है, ठीक है, 14 से 16 दिन का माना जाता है। इसमें अगर बुखार की बात हो सॉरी, जो बुखार होता है इसमें 102 ओके डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्टिंग होती है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप से ही इस बीमारी की प्रारंभ होती है। 102 का मतलब ये है कि तेज़ बुखार से इसका प्रारंभ होता है। इसमें पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, तेज़ बहुत बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, लगभग 102 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। और ताप के कारण क्या होगा, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, बेचैनी रहना, कपी होना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें कैसे दाने होते हैं, नन्ही सरसों के बराबर। देखो दोनों में ध्यान रखिएगा, हमने अभी बताया था स्मॉल पॉक्स में कैसे होते हैं, मसूर की दाल की जैसे। इसमें पूछा जाए तो सरसों के दाने के समान, ठीक है, सरसों के दाने के समान, ओके, दाने के समान। जो सरसों के दाने होते हैं, जैसे तेल निकलता है, हम लोग सब्जियां बनाते हैं सरसों के तेल में, उसकी तरह इसके दाने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खसरा रोग किस उम्र के बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। खसरा की बात कर रहे हैं हम लोग। खसरा जो होती है मिज़ल्स है ना, मिज़ल्स कहते हैं, खसरा को मिज़ल्स कहते हैं। तो किस उम्र के बच्चों को देखने को मिलता है, मतलब अधिक होता तो बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन किस एज के बच्चों में अधिक होता है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में, बी है 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में, सी ऑप्शन है 2 साल से 3 साल तक के बच्चों में, या डी ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में। बताइए, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में जो होता है अधिक ये रोग होने की संभावना रहती है, ओके। जो खसरा रोग होता है कहाँ इफ़ेक्ट करता है, अगर आपसे पूछा जाए मिज़िल से कहाँ इफ़ेक्ट करता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कहाँ इफ़ेक्ट करता है, बच्चे के नाक को, ओके, अंग पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, गले को, क्योंकि हर प्रश्न को मैंने नहीं बनाया है, तो नाक और गले को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ जब इसको खांसी या छींक आती है तो ये अन्य बच्चों में भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए क्या है, जो भी संक्रामक रोग होते हैं इनमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, और साथ ही साथ रोगी को क्या करें, लोगों के संपर्क से दूर कर दें, मतलब एकांतता प्रदान करें। रोगी को एक अलग कमरा दे दें, ऐसा कमरा हो जिसमें शुद्ध वायु हवा आती रहे, ये सारी चीज़ें होती रहें, जिससे क्या है जो भी वायरस हैं वो मरते रहें, ठीक है। और भी उपचार करते रहें, उनके कपड़ों को साफ़ करते रहें, या फिर ज़्यादा ही गंभीर समस्या है तो उन्हें जला दें, या जो भी करें, उनका जो मल मूत्र है उसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करवाई जाए। ये काम यहाँ पर करने ज़रूरी होते हैं संक्रामक रोगों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, खसरे से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक है। ए है आने जाने पर रोक व संपर्क बंद करना, बी ऑप्शन है रोगी के बर्तन व रोगी का मलमूत्र से बचाव,
करना, सी ऑप्शन है रोगी के वस्त्र व वस्तुओं का निसंक्रमण करना। कल हमने क्लास को में बताया था कि निसंक्रमण और निसंक्रामक में क्या डिफरेंस है। डी है उपर्युक्त सभी। क्या डिफरेंस है, कोई लिख के बताएगा। कल की ही क्लास में मैंने बताया कि निसंक्रमण क्या है और निसंक्रामक क्या है, बताइए किसी को पता है डिफरेंस। कल ही क्लास में मैंने बताया है। तो खसरे से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो ये फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे उपाय करने चाहिए। ना तो व्यक्ति को जिसको समस्या है उसे घर से बाहर जाने देना चाहिए, लोगों से मिलने भी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा संपर्क बंद कर देना चाहिए। उसके बर्तन हैं जो मलमूत्र है उससे बचाव कराना चाहिए। उसके वस्त्र भी और जो वस्तुएं हैं उन्हें निसंक्रमण करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए। ठीक है, उन्हें साफ़ सुथरा करना चाहिए जिससे वो समस्या किसी और को ना हो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिप्थीरिया या रोहिणी रोग निम्न में से किस उम्र के बच्चों को उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, 2 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, या फिर सी ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, या फिर डी ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष। बताइए। डिप्थीरिया को रोहिणी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहिणी रोग भी डिप्थीरिया को कहते हैं। और ये किस उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है ये आपको बताना है। ठीक है, हालांकि बच्चों के से संबंधित ही आंसर है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2 से 5 वर्ष, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को ये अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, 2 से 5 वर्ष के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। जो डिप्थीरिया रोग होता है, अगर इसमें पूछा जाए कि इसका उद्भवन काल कितना रहता है, उद्भवन काल कितना रहता है, तो उद्भवन काल इसका बहुत कम रहता है। 2 से 3 दिन में ही आपको लक्षण क्या है दिख जाएंगे, 2 से 3 दिन में। ओके, अब आप प्रश्न का आंसर दीजिए। डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? गला, श्वास नली, नाक या निम्न में से सभी? तो जो डिप्थीरिया रोग होता है, ठीक है, जो डिप्थीरिया रोग होता है उसमें ये सभी अंग प्रभावित होते हैं। ओके, अब सोचो आप ऐसा क्यों? क्योंकि गला है, श्वास नली है, नाक है, ये लगभग आसपास की एरिया है। ठीक है, यहीं से हम सांस लेते हैं, तो वायरस से फैलने वाली ये समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे अंग इससे प्रभावित होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिप्थीरिया रोग में उपचार करना चाहिए। ए ऑप्शन है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए, बी है रोगी को आराम कराना चाहिए, सी है रोगी को तरल तथा अर्ध तरल पदार्थ देना चाहिए, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसके उपचार में सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो लगाना चाहिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। और रोगी को पर्याप्त आराम कराना चाहिए, उसे ज़्यादा हिलने डुलने वाले या कोई भी काम उसे नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? रोगी को तरल या अर्ध तरल पदार्थ, जैसे कि क्या दे सकते हो आप उन्हें? दूध दे सकते हो, ठीक है, फल और उनका रस दे सकते हो, फल दे सकते हो, उनका रस दे सकते हो, अंडे दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसको खिला सकते हो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, पढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13। डिप्थीरिया रोग का वाहक है। डिप्थीरिया रोग का वाहक बताना है। कैरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, पेप्टिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिओप्लस पोर्टोसिस, डी है निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए किसको आंसर पता है। तो आपको आंसर इसका आई होप पता होगा क्योंकि बहुत इजी भी है, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, कैरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कैरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो है वो डिप्थीरिया रोग का वाहक माना जाता है। और इसमें हमने आपको बताया भी है शायद ऊपर, फेफड़े तथा क्या श्वास नली प्रभावित होती है। ठीक है, अंग कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़े तथा श्वास नली इसमें प्रभावित होता है। ओके, और हमने ऊपर बताया क्या किसका इंजेक्शन लगता है? डीपीटी का इंजेक्शन लगता है। डीपीटी का जो इंजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। ठीक है, डिप्थीरिया डीपीटी का इंजेक्शन क्या कहलाता है? सॉरी, डीपीटी होगा, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन कहलाता है। तो ये इंजेक्शन लगता है। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, कि सी ऑप्शन दिया है ये किसका है? डिओप्लस पोर्टोसिस। तो ये इससे क्या है? काली खांसी का ये वाहक है। ठीक है, काली खांसी जिसे हम वूपिंग कफ कहते हैं, ठीक है, उसका वाहक है। और बी ऑप्शन मैंने ऐसे ही डाल दिया था मजे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, काली खांसी में प्रभावित अंग है। ए ऑप्शन श्वसन तंत्र, बी ऑप्शन है पाचन तंत्र, सी ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो काली खांसी जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम वूपिंग कफ कहते हैं, वूपिंग कफ। ओके, बहुत खतरनाक होती है ये भी समस्या। तो इसमें क्या होता है हमारा बच्चों, क्या प्रभावित होता है, इसमें प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, क्योंकि सांस लेने का ही अंग प्रभावित होगा, खांसी वाला है चाहे फेफड़े हैं या जो भी हैं, ठीक है, ये सारे अंग प्रभावित, श्वसन तंत्र में जो भी आते हैं अंग सारे प्रभावित होंगे। ओके, गुर्दे हो सकते हैं, नाक हो सकते हैं, गला हो सकता है, इस टाइप के। ओके, तो श्वसन तंत्र सीधे आंसर दिया है, उसे याद रखिएगा। काली खांसी में अगर आपसे पूछा जाए जो अभी मैंने बताया था आपको, किस वाहक क्या है, काली खांसी का वाहक क्या है, तो डीओ प्लस, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया है लेकिन नहीं याद रहा हो तो लिख लीजिएगा, ड्यू प्लस पर्टोसिस। ओके, ये वाहक है इसका। इसमें भी एक वैक्सीन लगती है जिसको हम कहते हैं DPT। ठीक है, इसमें भी DPT वैक्सीन लगती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों में चाहे डिप्थीरिया हो चाहे वूफिंग कफ हो, काली खांसी, दोनों में सेम वैक्सीन लग रही है। क्यों, क्योंकि दोनों में श्वसन तंत्र ही प्रभावित हो रहे हैं। भाई डिप्थीरिया में फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, श्वास नली प्रभावित हो रही है, तो वो क्या है, वो भी श्वसन तंत्र के अंग हैं, और इसमें भी सेम चीज़ प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, DPT का इंजेक्शन जो है, वैक्सीन है, डिप्थीरिया में भी लगाया जाता है और वूफिंग कफ काली खांसी में भी लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, काली खांसी में लगाई जाने वाली वैक्सीन है, मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा है कि आपको याद रहा या नहीं, क्या DPT है या PPT है या GPT है या TTP है, बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, दिमाग चलाओ। DPT, ठीक है, डिप्थीरिया वैक्सीन, सॉरी जो वैक्सीन है क्या है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, टिटनेस रोग को यह भी कहा जाता है, क्या लॉक्सा रोग कहते हैं या धनुष टंकार रोग कहते हैं, या केवल B या D है, A और B दोनों सही हैं। तो जो टिटनेस रोग होता है इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको लॉक्सा रोग भी कहते हैं, इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। ये हो गया D ऑप्शन करेक्ट। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस रोग को हनु स्तंभ व धनु रोग भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है डिप्थीरिया, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हनु स्तंभ या फिर धनु रोग भी कहा जाता है, क्या डिप्थीरिया को, कुष्ठ रोग को, टिटनेस को, प्लेग को। तो अगर आपसे पूछा जाए धनुष टंकार किसे कहते हैं, लॉक्सा किसे कहते हैं, हनु स्तंभ किसे कहते हैं, धनु रोग किसे कहते हैं, तो ये सब टिटनेस को ही कहते हैं। कितने सारे रोग नाम हैं टिटनेस के। ओके, किससे होता है भाई टिटनेस, टिटनेस किससे होता है, अगर आपसे पूछा जाए टिटनेस किससे होता है, किसी को पता है, तो ये होता है बैसिलस टिटेनी से, बैसिलस टिटेनी से होता है। ओके, बैसिलस टिटेनी से होता है। प्लेग किससे होता है, किसी को पता है, ये होता है किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। ओके, पास्चुरेला पेस्टिस कहाँ पाया जाता है, मतलब चूहा जो होता है, चूहे के बालों में पिस्सू पाए जाते हैं, और पिस्सू जो होते हैं इस रोग के वाहक होते हैं। ठीक है, और वो जो वायरस मतलब जो चीज़ होती है वो क्या होती है, पास्चुरेला पेस्टिस एक वाहक होता है, कारक होता है इसका। ठीक है, तो प्लेग का कारक क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस, किसके माध्यम से फैलता है, पिस्सू के माध्यम से, पिस्सू में पाया जाता है, पिस्सू काटता है और ये रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिप्थीरिया के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं, कैरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इतना तो याद ही रहा होगा आपको। कुष्ठ रोग का वाहक कौन है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोग का बता देती हूँ, अभी नहीं बताया मैंने, बैक्टीरियम। ओके, लेप्री, बैक्टीरियम लेप्री। भाई उंगली से लिख रही हूँ, आप जानते हो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम उंगली से लिखते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, तो थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप लोग अभी मन में ज़्यादा नहीं बिठाइएगा। मेरे पास जो व्यवस्था है मैं उस हिसाब से आपको बहुत बेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करिएगा। मुझे मालूम है और चैनल जो पढ़ाते हैं उनके पास पूरी व्यवस्था है, पूरी टीम से वो काम करते हैं, लेकिन हम अकेले एक फ़ोन से ये सारे काम करते हैं, तो जिनके पास कुछ चीज़ों की कमी है उन लोगों को भी सपोर्ट अवश्य करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित 6 रोग का कारक है, मतलब इसमें से 6 रोग का कारक कौन सा है, क्या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, या डियोफिलस पर्टोसिस है, या पास्चुरेला
पेस्टिस है या फिर बैसिलस टेटेनी है। तो हमने आपको मतलब सारे बता दिए, एक ही अभी नहीं बताया, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो 6 रोग होता है, टीबी रोग होता है, उसका वाहक कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ये याद रहेगा इतना। आगे तो मैं बता ही चुकी हूँ, तो इस पर समय बर्बाद करना बेवजह की बात होगी। कुष्ठ रोग में प्रभावित अंग है, ए ऑप्शन पाचन तंत्र, बी ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र, सी ऑप्शन है श्वसन तंत्र, डी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। तो जो कुष्ठ रोग होता है उसमें हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, ऊतकों में बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है और क्या हो जाता है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, अभी हमने आपको बताया। ओके, इसका अगर मतलब वाहक पूछा जाए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ जिससे आप एक जगह नोट कर लो चीज़ों को। साइबैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, बैक्टीरियम, साइबैक्टीरियम लेप्री। ओके, लेप्री, इस रोग को लेप्रोसी कहते हैं, इसलिए लेप्रोसी से लेप्री आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये जो होता है इसकी वजह से होता है, यही वाहक है कुष्ठ रोग का। और इसमें कुछ दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं, कंपटीशन में पूछी गई हैं ये दवाइयाँ। एक एमडीटी है, एक एमडीटी दवा है, और एक कौन सी, डेप्सोन। डेप्सोन ये एक आध बार ही पूछी गई है, लेकिन अगर लिख सकते हो सकता है कभी कभी कंपटीशन को बढ़ा देते हैं ना ये लोग, इसलिए लिख लीजिए। वैसे इतना ज़्यादा नहीं, एक आध बार एक दो दवाई पूछी गई हैं। ठीक है, रिफेमिशिन एक भी दवाई है, और भी एक तो याद नहीं आ रही है अभी मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम किसके द्वारा टीबी रोग का कारण ढूंढा गया, क्या रॉबर्ट कॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन सॉल्क, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या, रॉबर्ट कॉक के द्वारा ही टीबी रोग का कारण ढूंढा गया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ढूंढा गया था। अगर समय की बात करें तो ये जो समय था वो था लगभग 1882 का समय था। 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कॉक ने इस रोग के कारण को ढूंढा था। ओके, ट्यूबरक्लोसिस जो था, बैसिलस, इस यही कारण बताया था कि इसके कारण जो होता है ये टीबी बीमारी होती है। कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है इस वायरस का, विराम चिन्ह के आकार का होता है। विराम चिन्ह होता है जो, विराम चिन्ह की तरह इसका आकार होता है। वैसे हमारे हिसाब से तो विराम चिन्ह ये होता है, हिंदी में विराम चिन्ह यही तो होता है। तो इसके आकार का ये होता है, मतलब इन्होंने बताया, और ये बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसा भी इन्होंने बताया। जॉन साल्क ने क्या, पोलियो के टीके की खोज की। ठीक, क्वेश्चन 21 है, मलेरिया नामक महामारी की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, रोनाल्ड रॉस को, जॉन साल को, डेविड रॉस का, या डेविड कैमरन को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रोनाल्ड रॉस। ओके, रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मलेरिया नामक महामारी की खोज की थी। मादा एनाफिलीज मादा मच्छर से मतलब कह सकते हैं मलेरिया रोग होता है, जो कि एक क्या है, प्लाज्मोडियम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, सिफिलिस रोग का कारक है, ए ऑप्शन है साइबैक्टीरियम लेप्री, बी ऑप्शन है ट्रेपोनेमा पैलिडस, सी ऑप्शन है फ्लोबोबैक्टीरियम साइकोफिलम, डी है निम्न में से कोई नहीं। सिफिलिस रोग का कारक बताइए, और सिफिलिस आपसे पूछा जाता है, और ये कैसा रोग है ये भी आपको ध्यान रखिएगा। क्या होता है, ये जनन रोग है। जनन रोग का मतलब होता है योनि वाला जो रोग होता है ना, खासतौर से महिलाओं के योनि में लाल रंग के दाने निकलना, या फिर जो पुरुष का जो शिश्न जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, उसमें घाव होना। ठीक है, इस तरीके का ये रोग है, ये हमसे पूछा गया है होम साइंस में। तो जो सिफिलिस रोग का अगर आपसे वाहक पूछा जाए तो कौन सा है, ट्रोपोनेमा पैलिडस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, तो इतना आपको पता चल गया, ट्रोपोनेमा पैलिडस किसका, सिफिलिस रोग का वाहक है। और अगर हम बात करें फ्लेबोबैक्टीरियम साइकोफिलम की, तो ये किसका है, रेनवो। ठीक है, रेनवो, ड्राउट एक समस्या होती है, आपने सुना होगा शायद, इसका वाहक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के कुछ ऐसे अंगों पर प्रभाव पड़ता है कि अंग कँपकँपाने लगते हैं, और जब ये अंग कँपकँपाने लगते हैं तो जो कँपकँपाने की कंडीशन होती है, रोगी के अंग के कंपन करने की जो कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं क्या, पार्किंसंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा टर्म है, इसे याद रखिएगा। पार्किंसंस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो रोगी का अंग कंपन करना क्या कहलाता है, पार्किंसंस कहलाता है। ठीक है, बढ़ें आगे, और ये वाला तो आपको पता ही है, साइबैक्टीरियम लेप्री से मैंने क्या एक कहा था, कुष्ठ रोग, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निमोनिया रोग का कारक है। ए ऑप्शन डिप्रोकोकस न्यूमोनी, बी ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, या फिर डियोफिलस पर्टोसिस, या डी है निम्न में से कोई नहीं। बताइए निमोनिया रोग का कारक कौन सा है। तो निमोनिया रोग का कारक क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी यहाँ पर आंसर होगा सही। ओके, साल्मोनेला टाइफी हम जानते हैं म्यादी बुखार जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं उसका वाहक है। ठीक है, म्यादी बुखार जो होता है टाइफाइड उसका कारक है। ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, डियोफिलस पर्टोसिस की, तो हमने क्या बताया था, वूपिंग कफ काली खांसी का ये वाहक है। ठीक है, बता चुके हैं ये क्वेश्चन, बार बार मैं आंसर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एथलीट फुट रोग में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। एथलीट फुट रोग आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। खासतौर से ये जो रोग होता है किससे होता है, कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग है जो किससे फैलता है, कवक जनित रोग किससे फैलते हैं ये एक दूसरे के टच करने से, संपर्क, सही शब्दों में कहें तो क्या, संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, तो एथलीट फुट जो रोग है शरीर का कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है, कि हाथ, पैर या त्वचा के मुलायम हिस्से, या डी ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर सी ऑप्शन। यहाँ पर क्या होता है, त्वचा के मुलायम हिस्से एथलीट फुट में प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसका अगर वायरस पूछा जाए, वाहक पूछा जाए क्या है, तो यह है टेनिया, क्या है, टेनिया पेडिस। ठीक है, टेनिया पेडिस। ओके, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, कवक जनित रोग कहलाते हैं। ए ऑप्शन गंजापन, बी ऑप्शन है दमा व दाद, सी ऑप्शन है खाज व एथलीट फूड, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो कवक जनित जो रोग हैं ये सभी कहलाते हैं। ठीक है, सभी ये कवक जनित रोग हैं। साथ ही साथ कैसे रोग हैं, संपर्क से फैलने वाले, एक दूसरे के छूने से फैलने वाले ये रोग हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपसे गंजापन जो होता है, गंजापन पूछा जाए किसके कारक हो, किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है टीनिया कपेहिस के कारण होता है। ओके, टीनिया कपेहिस के कारण होता है। अगर दमा आपसे पूछा जाए तो दमा, ठीक है, दमा है, ये किससे होता है, तो जो दमा होता है वो किससे होता है, एस्पर जिलस। आज गले में थोड़ी क्या है, खिचखिच हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग घूमने गए थे तो बहुत ठंडा गर्म उल्टी सीधी चीज़ें, मौसम का चेंज सब कुछ देखा, तो इस वजह से थोड़ा गर्मी भी बिकट वाली थी और ठंडी चीज़ें पी सफ़र में, तो क्या है, गला ख़राब हो गया। ठीक है, तो एस्परजिलस क्यूम्प्रेटस क्या है, दमा का वाहक है। ठीक है, इतना याद कर लिया आपने। अगर दाद का पूछा जाए तो क्या है, दाद का क्या है, ट्राइकोफाइल। ठीक है, ट्राइकोफाइल क्या है, लेबकेलम, थोड़ा अजीब नेम है इसका। ओके, दूसरा मैं थक चुकी हूँ क्योंकि पता है व्यवस्था है नहीं, उंगली से लिखो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इरिटेशन होता है। उंगली क्या है, घर मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। कभी कभी उंगली में ऐसा लगता है सुन्न हो गई है उंगली, इस पे स्क्रीन पर लिखती हूँ ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाती हूँ ना, तो भी कई बार स्पीकर काम नहीं करता है फ़ोन का, तो मैं उंगली से क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो इस वजह से उंगली मेरी चलती है पूरे दिन, क्वेश्चन बनाती हूँ तो भी चलती है, आपको पढ़ाती हूँ तो भी चलती। तो ऐसा लगता है स्किन पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, स्किन मतलब वहाँ पे मैं छू रही हूँ तो अजीब सी उठ जाती है। तो मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक तो काम करना ही है ना। तो खाज का है, खाज का वाहक क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं सारे यहाँ पर लिख कर लाई हूँ इसलिए कि आपको बताते समय दिक्कत ना हो। स्कैबेज कवक, ओके, स्कैबीज कवक। और एथलीट फूड का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या था, टेनिया पेटिस, पहले ही बता दिया। तो क्लास कैसी लगी, जाते जाते ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी समस्या हो तो हमें बताना ना भूलिएगा। मतलब मेन बात क्या है कि होम साइंस से रिलेटेड समस्या, ठीक है, और तो सबकी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँगी, लेकिन जो क्लास से संबंधित कोई समस्या है तो आप दिल खोलकर हमें बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक करा दीजिए। जैसे कि अभी मैं बता दूं, एनीमिया वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो डिमांड पे है, मैं करवाऊंगी उसे आगे। और तो बकाया हेल्थ साइंस में जो चल रहे हैं वो तो डे 1 डे मैं करा ही रही हूँ टॉपिक वाइज। एनीमिया का एक डिमांड टॉपिक पड़ा हुआ है, किसी का कमेंट आया था, मैं वो भी जल्दी करा दूँगी। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।